नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR करियर इलेक्ट्रिकल पर। तो आज हम लेके आए हैं NCL इलेक्ट्रीशियन का पेपर जो 2020 में हुआ था और बड़ा इंटरेस्टेड पेपर है ये आपके लेवल को सुधारेगा। और इस पेपर में टोटल टेक्निकल की बात करें तो 70 क्वेश्चन आए हुए थे और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे, यानी 30 बोल सकते हो क्या थे, नॉन टेक्निकल के थे। यहाँ से ये एक्चुअल में आपको पता होगा कि बैडन सिगरौली में ये पड़ता है, कोयले की वहाँ पे खदान है एक्चुअल में। भारत की तो सबसे बड़ी आप जाओ तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, CL है, ये NCL है। तो हम NCL का हल कराने जा रहे हैं। ये जब भी इसकी वैकेंसी निकलती है तो एक्चुअल में सिंगरौली पड़ता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे। तो एक्चुअल में इसमें संयुक्त भर्ती निकलती है दोनों ही राज्यों के कैंडिडेट के लिए और इन्हें ही यहाँ फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। इसमें आपको टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे और 70 ही क्वेश्चन हम इसी वीडियो में पूरे हल करवा देंगे। थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है क्योंकि अपने आप में क्वेश्चनों को समराइज करूं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के साथ कई चीज़ें सीखेंगे। सीखने का मतलब है कि आप एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ सीखते हो तो आगे यही पेपर तो आने वाला नहीं है, कुछ इससे डिफरेंट पेपर मिले, कुछ इससे रिलेटिव पेपर मिले, तो वहाँ पे एक समझ तैयार हो जाए अपने आप की और वहाँ पे आप फिर तैयार हो जाओ। तो ऐसी में प्रतिष्ठा। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें एंड शेयर भी कर दें, क्योंकि आप यू आर दी सपोर्ट जब आपका हमारे साथ होगा तो हम ऐसे कई पेपर लगवाएंगे, चाहे भारत में नेशनल लेवल के हों और स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे पूर्ण मिलेगी। थोड़ी फैकल्टी आ जाए तो यहाँ पे आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूर्ण ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाके हमसे जुड़ें। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता, थोड़ा सा नीचे कर दो, हाँ, पावर प्लांट में एक रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में, रिजर्व मतलब जानते हो किसी चीज को स्टोर कर लेना, ठीक है, रिजर्व, परंतु सर्विस में नहीं है। यानी रिजर्व जनरेटिंग में, रिजर्व मतलब कि कभी अगर हमें जल्दी ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसका उपयोग कर लें, वो कहलाती है रिजर्व। मगर सर्विस में नहीं है। सर्विस मतलब जो हमारे यहाँ सर्विस लाइन होती, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। यानी जनरेटिंग स्टेशन क्षमता, यानी जनरेटिंग क्षमताओं पर ये उपलब्ध होती है। यानी ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पे तो रिजर्व हम वहाँ पे तैयार रखते हैं और वहाँ से हम जल्दी तरीके से भेज सकते हैं हम। मगर सर्विस में नहीं होती कहा जाता, तो इसी को हम कहते हैं हार्ट रिजर्व। क्या कहते हैं? हार्ट रिजर्व एक्चुअल में इससे ये नहीं है, ये तुरंत ही क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, यानी तुरंत देने लगता है। मगर सर्विस में नहीं होता ये। कोल्ड रिजर्व सर्विस में ज़रूर होता है, तो कोल्ड रिजर्व सर्विस में होता है। मगर आप जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कि हार्ट रिजर्व, ये नहीं होता, ये एक्टिव है, सक्रिय हो जाता है जल्दी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कोल्ड रिजर्व आपका सर्विस में तो है मगर जल्दी एक्टिव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइटिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक है? लाइटिंग स्ट्रोक सबसे क्या है, खतरनाक है। तो आप पढ़ते होंगे कि कौन लाइटिंग स्ट्रोक आपने पढ़े होंगे। तो एक्चुअल में जो हमारा लाइन कंडक्टर प्रत्यक्ष आघात मतलब होता है आपको स्ट्रोक घलना,
क्या होना, स्ट्रोक घलना। तो जो हमारा लाइन कंडक्टर पर प्रत्यक्ष आघात घलता है, प्रत्यक्ष मतलब कि आकाशीय बिजली आके घलती है, वो लाइटनिंग स्ट्रोक कहलाता है। स्ट्रोक मतलब घलना, स्ट्रोक यानी आघात, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। व्याख्या सहित हल दिया जाएगा बहुत इजीली भाषा में। अगला क्वेश्चन हम थर्ड आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर दक्षता बढ़ जाती है जैसे ही। तो एक्चुअल में आपको एक चीज़ पता होगी कि जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट नीचे हो जाता है, और करंट यानी वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया तो धारा हो गई डिक्रीज, और डिक्रीज हुई तो इससे हो गया पावर लॉसेस, जो हो गए लॉसेस ये हो जाते हैं कम। और पावर लॉसेस जैसे ही कम हुए तो क्या होगा कि जो भी हमारे पावर लॉस में भी कॉपर लॉस जरूर प्रभावित होता है, क्योंकि धारा एक्चुअल में मान के चलो कि P बराबर होती I² × R, ये होता है लॉस। तो कुल मिला के ये लॉस बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से और पावर फैक्टर बढ़ाने से दक्षता ट्रांसमिशन पारेषण की अच्छी होती है। तो ऑप्शन देख लें, ए ऑप्शन ये डोनेट कर रहा है। तो क्या हो गया, तीसरे का आंसर क्या होगा। 70 क्वेश्चन है टोटल, आप ये विख्यात रखें। चौथा क्वेश्चन आते हैं कि जब क्वेश्चन है जब प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, कौन सा करंट, तो कहोगे एसी करंट। कौन सा, एसी अल्टरनेटिंग करंट, धारा कंडक्टर से गुजरता है तो आपने देखा होगा कि भाई डीसी तो सभी यानी एक कंडक्टर है, जैसे ये हम मान के चले ये कोई कंडक्टर है तो इसमें समान रूप से धारा का प्रभाव होगा। मगर एसी में त्वचा इफेक्ट पड़ते हो, स्किन इफेक्ट, कोर की जो सतह रहती है यानी स्किन रहती है उस पर ज़्यादा प्रभाव होता है, नीचे नहीं होता है। तो इसमें आप पढ़ लें तो ऑप्शन पढ़ते जाएं और बताते जाएं। वह कंडक्टर के पूरे खंड में समान रूप से वितरित होगा, ठीक है। सतह के, ये बात गलत है कि समान रूप से कहाँ, ये तो डीसी में होगा, एसी की बात की। सतह के पास कंडक्टर का भाग कोर की तुलना में अधिक करंट वहन करेगा, ये बिल्कुल राइट है कि कोर पे ज़्यादा, यानी ये है ना तो इस पे धारा ज़्यादा चलेगी यहाँ की अपेक्षा, यहाँ तो चलेगी नहीं, होल कंडक्टर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, बी। अगला हम चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध ओमिक प्रतिरोध के समान होगा। एक कंडक्टर है का प्रभावी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओमिक प्रतिरोध के समान होगा जब एक करंट, यानी ये मान के चलो कि एक जो कंडक्टर रहे उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया रहे बिल्कुल समान रहे, तो ये आपको ओमिक प्रतिरोध बराबर दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां कि स्किन प्रभाव निर्भर कराते, तो आपको पता होगा कि स्किन प्रभाव पड़ा भी होगा। अगर सूत्र में आपको बता दूं तो त्वचा प्रभाव के लिए सूत्र होता है √π/d/f और रो। तो एक्चुअल में डी क्या हो गई, चालक का आकार कैसा, एफ फ्रीक्वेंसी, और रो क्या हो गया, तो कहोगे रो हो गया प्रतिरोधकता कंडक्टर की। तो आप देख लो कि कंडक्टर के आकार पे बिल्कुल निर्भर करता है, और सिर्फ एसी में होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 होती तो उसमें ये प्रभाव बिल्कुल निर्भर नहीं करता कंडक्टर की पदार्थ की प्रतिरोधकता पर। तो ये तीनों ही सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो छठवीं क्वेश्चन का आंसर नंबर डी हो गया। स्किन इफेक्ट जब क्लासेस ली जाती हैं तो तब हम इन्हें पढ़ाते हैं, अब यहाँ थोड़ी पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 7वां। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस के प्रभाव को उपचित, यानी आपको नहीं दिखाई देगा, ये कह रहा उपचित का मतलब समझ जाओ, नहीं दिखाई देगा यदि लाइन की लंबाई है। ट्रांसमिशन एक्चुअल में देखो, अगर 80 मीटर है, 80 मीटर है तो वो होता है निम्न ट्रांसमिशन। मध्यम ट्रांसमिशन 80 से लेके 200 मीटर मान सकते हो, 160 मीटर मान सकते हो, और 200 मीटर से ऊपर होता है उच्च ट्रांसमिशन।
और ऊपर चले जाओ तो अति उच्च ट्रांसमिशन आ जाता है, यानी 360 400 ऐसे ऊपर जितने भी चले जाओ तो वो कहलाता है अति उच्च ट्रांसमिशन। तो कैपेसिटेंस प्रभाव आपको 80 मीटर वाली यानी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं दिखाई देगा, मध्यम ट्रांसमिशन में दिखाई देगा। और यही तो वो फेरेंटी प्रभाव होता है। यहीं से तो फेरेंटी वैज्ञानिक ने ये प्रभाव दे दिया, फेरेंटी एग्जैक्टली ऑफ इफेक्ट। और एक्चुअल में दूरी जब बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, दूरी बढ़ाते हैं तो ये कैपेसिटेंस जो प्रभाव है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अगला आते हैं क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ओवरहेड लाइनों के लिए सर्जरी इम्पीडेंस कितना होता है। सर्जरी इम्पीडेंस मतलब कि ओवरहेड लाइनों में सर्जरी इम्पीडेंस रखना कितना होता है। तो एक्चुअल में ये तो आपको डाटा है, याद रखना पड़ेगा। 100 से 200 ओम तक होता है। कितना होता है, 100 से 200 ओम तक होता है। ये कितना होता है तो कहोगे 100 से 200 ओम तक होता है। तो ऑप्शन नंबर 8 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला आते हैं कि पिन इंसुलेटर लगभग वोल्टेज तक उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि न्यूनतम तो करते हैं 11 केवी तक और अधिकतम हम करते हैं 33 केवी तक। पिन इंसुलेटर, आप इंसुलेटर जानते होंगे ना, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, साइकिल इंसुलेटर, है ना, ये आप जानते होंगे। तो 33 केवी तक अधिकतम और न्यूनतम। तो ज़्यादातर ये घिसे पिटे क्वेश्चन है, मगर इनसे कई आपके टॉपिक ठीक होते हैं, है ना। अगला आते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला हम आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10वां, कोरोना सामान्यतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रिक स्टैटिक तनाव अधिकतम हो। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर अधिकतम मान में पूछ ले, अब ऑप्शन में अधिकतम मान में ही दिया है, देखो अधिकतम मान प्रति सेंटीमीटर में दिया है तो 30 केवी पे होता है। और अगर आपसे आरएमएस मान पूछ ले, क्या रूट मेन्यू स्क्वायर वैल्यू में पूछ ले, तो ये होता है 21.1, क्या लिखोगे, किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है। तो ये याद रख लेना कि भैया आरएमएस मान में 21.1 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है और अधिकतम मान में 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला आते हैं हम 11वां क्वेश्चन, यदि बिजली 500 किलोमीटर दूरी पर संचालित की जाए तो ट्रांसमिशन वोल्टेज की रेंज क्या होगी। अब जितनी उच्च दिख जाए ना वोल्टेज ऑप्शन में वही, क्योंकि 500 किलोमीटर है ना, केएम किलोमीटर दूरी पर, तो जो ऑप्शन उच्च दिखा रहा हो चाहे वो 440 केवी का हो, 765 केवी भारत में अभी अधिकतम क्या 765 केवी भारत में अभी अधिकतम क्या की जा रही है, तो कहोगे ट्रांसमिशन की जा रही। तो ये भी 500 किलोमीटर के लिए आ जाती, मगर ऑप्शन अधिकतम जो हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा 33 से 66 नहीं है, 66 से 100 नहीं, 110 से 150, 150 से 220 केवी। तो अब ये मान लिया हमने, मगर अति उच्च के लिए ये हम रखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला आते हैं हम 12वां क्वेश्चन के लिटेज तारों का उपयोग मध्यवर्ती आवृत्ति के लिए किया जाता है अभिभूति कराने के लिए। तो आप जानते होंगे कि जो स्किन इफेक्ट है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए स्किन इफेक्ट लिटर्ज तारों का उपयोग करते हैं, या होल वायर का भी, होल कंडक्टर का भी उपयोग करते हैं, खोखले चालक का भी उपयोग करते हैं। अगला हम आते हैं 13वां क्वेश्चन आते हैं, UHF पर स्किन प्रभाव कम कराने के लिए होता है। तो आपको UHF का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता चल गया होगा कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी स्किन प्रभाव कम कराने के लिए करेंगे। तो अल्ट्रा मतलब कि
बहुत। तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, तो हम एक कंडक्टर रंगे जाते, क्या प्रभाव पड़ेगा यार, कंडक्टर इन्हें डाइज किए, अरे क्या प्रभाव, चांदी चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का प्रयोग, बिल्कुल सही बात कहा कि यूएचएफ यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का इसी का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि स्किन इफेक्ट, त्वचा प्रभाव कम हो सके। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, सी आंसर। अगला हम आते हैं 14वां क्वेश्चन की, लंबी ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल किए जाने वाली रिले है। लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में आपको पता होगी कि मेहो रिले का उपयोग किया जाता है, और कम दूरी के लाइनों के लिए रिलक्टेंस रिले का उपयोग किया जाता है, और आप कह सकते हो कि मध्यवर्ती लाइनों के लिए हम इम्पीडेंस रिले का उपयोग करते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च के लिए मेहो रिले, रिलक्टेंस याद रखोगे कम दूरी के लिए ट्रांसमिशन, और इम्पीडेंस मध्यवर्ती लाइनों के लिए। अगला हम आते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ACSR चालक में स्टील तार का उपयोग होता है। एक्चुअल में ये कह रहा है ACSR, तो फुल फॉर्म पहले तो हो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफ्योरेट में एक स्टील का जो वायर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, तो वो यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए लगाते हैं, मगर ये वोल्टेज ड्रॉप बहुत कराता है। क्या करते हैं, अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य शक्ति प्रदान करता है, मगर वोल्टेज ड्रॉप बहुत बढ़ा देता है। तो आजकल AAC ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर का उपयोग किया जाने लगा है कि इन्हीं में हम क्यों ना विकसित करा दें यांत्रिक समर्था वाली शक्ति, इतने लॉसेस क्यों झेलें। हाँ, ये यांत्रिक यानी खिंचाव, मैकेनिकल शक्ति जो पावर रहती है उसे बढ़ाने का काम करती है। अगला क्वेश्चन हम आते 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बूस्टर मूल रूप से है। तो एक्चुअल में वो क्या रहा है कि बूस्टर एक्चुअल में आता है DC सर्किट में, और इसकी तुलना हम AC सर्किट में किससे कर सकते हैं, तो इसकी तुलना बिल्कुल एग्जैक्टली हम ट्रांसफॉर्मर से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिणाम मित्र से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, परिणाम मित्र से कर सकते हैं। ठीक है, अगला आइए हम चलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक होता है। तो एक्चुअल में याद रख लो कि डेड जो शॉर्ट सर्किट होता है ये बहुत खतरनाक होता है। ये 3 फेज में होता है, और इस तरीके से होता है कि बिजली का झटका व्यक्ति को लगेगा, और ये विद्युत सर्किट में होगा, यानी इसमें बिना किसी प्रतिरोध या प्रतिबाधा के एक अपेक्षित पथ के साथ ये प्रवाह होता है, यानी बिना किसी प्रतिरोध और प्रतिबाधा, यानी कोई विरोध करने वाला है ही नहीं और कोई विरोध करने वाला है नहीं, तो अब ये झटका तो घलेगा ही तेज। तो ये होता है डेड शॉर्ट सर्किट। जब थ्योरी की क्लासेस ली जाती हैं तो वहाँ पर डेड शॉर्ट सर्किट बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपको। अगला हम चलते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो अधिमानित होगा, यानी बूस्टर का हम उपयोग कर रहे हैं तो वो लगाएंगे कहाँ, तो एक्चुअल में ये वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है बूस्टर। DC सर्किट में जिस तरीके से AC सर्किट में ट्रांसफार्मर होता है उसी तरीके से DC सर्किट में अपना बूस्टर होता है। तो एक्चुअल में ये कहाँ लगेगा, अब ये जब वोल्टेज ड्रॉप की पूर्ति करना तो एक लाइन से दूसरी लाइन यानी मध्यवर्ती लाइन में लगता है, यानी यहाँ फिर यहाँ पे ये लग जाएगा और फिर लाइन जाएगी तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा बूस्टर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बूस्टर लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम 19वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर का किस चीज का परीक्षण किया जाता है, यानी हम एक उच्च वोल्टेज के लिए एक इंसुलेटर का उपयोग करना है तो कौन से परीक्षण करेंगे, तो भाई पावर आवृत्ति परीक्षण की कितनी आवृत्ति झेल पा रहा है, आवेग परीक्षण कितनी आवेग है, यानी ए बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19वें का सही। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 19वें का सही। अगले क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत रोधी यानी अचालक पदार्थों की विद्युतीय विकार शक्ति में निर्भर कराती है। तो विद्युत विकार शक्ति एक्चुअल में आप कहोगे ऑप्शन में देखो अनुपयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पे बिल्कुल राइट, पराविद्युतिक पदार्थ में अपूर्णता पर बिल्कुल राइट,
दबाव, तापमान और आर्द्रता, नमी कैसी है, प्रेशर कैसा है, हीट कैसी है, बिल्कुल राइट, और वोल्टेज पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। मगर आपसे पूछ सकता है कि एक अचालक का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं, तो कहोगे वोल्टेज के आधार पर करते हैं। और आपसे अगर पूछ ले कि एक हम चालक का निर्धारण कैसे करते हैं, तो वो धारा की रेटिंग के आधार पे हम करते हैं। क्या करते हैं? धारा की रेटिंग। तो 20वीं का हो जाएगा डी आंसर। आगे हम चलते हैं 21वां कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग विद्युत उपकरणों में विद्युत रोधी के रूप में किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो टूटती है, किसमें टूटती है मैं बताता हूँ। ये टूटती जो है वो टूटती है SF2 प्लस SF4 में टूट जाती है। तो ये होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सर्किट ब्रेकर है एक्चुअल में सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जिसका उपयोग हम 600 से लेके 660 केवी तक कर सकते हैं। किलो वोल्ट, केवी जानते हो, ये होती है केवी तो जानते हो ना, केवी तो जानते होगे, ऐसा मैं समझता हूँ कि केवी और केवीए में अंतर जानते होगे। ठीक, ये वोल्टेज रेटिंग होती है एक्चुअल में, और केवीए होती है पावर शक्ति रेटिंग। चलते हैं आगे। तो 21वीं का क्या हो गया? सी। आगे चलते हैं हम 22वीं की ओर। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युतीय आंतरिकीय विकार किसका कारण है। यानी विद्युत यांत्रिकीय विकार किसका कारण है? तो चुंबकीय होम का नहीं, इतना नहीं, कंपन से क्या, विद्युतीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न वलकृत प्रतिबल का। बिल्कुल, न्यूटन का तीसरा नियम याद कर लो कि क्रिया एंड प्रतिक्रिया से भी आप समझ जाओगे कि जिस कारण से बने उसी में ये डिफेक्ट बल क्या हो गया, उत्पन्न, इंड्यूस्ड हो गया। चलते हम 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या रहा है? 23वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में एक इंग्लिश साइड का मैंने जब देखा तो इसमें एक गलती हो गई उन पे। इंग्लिश साइड में भी गलत लिख गया उन पे, और हिंदी में तो गलत लिखा ही था। क्वेश्चन एक ट्रांसफॉर्म, एक 33/250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जो कि 125 वर्ग सेंटीमीटर प्रभावी क्रॉस सेक्शन कोर पर है और कम वोल्टेज वाइंडिंग को चालू कराने के लिए बनाएगा। उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बताएं। क्या बताएं? चक्रों की संख्या बताएं। तो एक्चुअल में उधर पे एक्चुअल में वो था, ये बोनस के रूप में उस में जो हुआ था पेपर जरूर मिले होंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअल में था कि 70 टर्न है प्राइमरी में। कितने हैं? 70 टर्न है किसमें? प्राइमरी में। ये जरूर, क्योंकि हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो एक्चुअल में अगर हम 70 टर्न मान के चलें तो आपने पढ़ा होगा, सूत्र तो पढ़ा होगा कि V2/V1 N2/N1 बराबर I1/I2, तो जरूर रेशियो पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो हम मान रखें कि प्राइमरी का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी का वोल्टेज। तो हम क्या रखेंगे? सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, क्योंकि स्टेप अप डाउन किया हमने, तो 3300 अपॉन, क्योंकि स्टेप अप कर रहे हैं, सॉरी माफ करें, स्टेप अप कर रहे हैं, और 250 वोल्ट बराबर टर्न कितने प्राइमरी में? 70, और N2 हमें N2 निकालना है। तो 0 से 0 उड़ेगा, और इधर ये हो जाएगा त्रिगुणा, इससे हम काटेंगे तो ये कुल मिला के आ रहा होगा 924 टर्न। कितना आ रहा होगा? 924 टर्न। आप निकाल के देख लेना सूत्र में रख के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। क्या होगा? तो 23 का क्या होगा? बी। तो एक्चुअल में गलती हो गई, और वहाँ पे उन्हें बोनस जरूर मिला होगा, जो भी वहाँ बच्चे इसमें होंगे। अगला क्वेश्चन हम आते हैं कि एक 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक टर्न और 200 द्वितीयक चक्र वाली यानी टर्न वाली ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति, तो सेकेंडरी वोल्टेज, तो प्राइमरी के टर्न कितने हैं? 800, बहुत बढ़िया। सेकेंडरी के कितने हैं? 200, बहुत बढ़िया। बराबर प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 100। V2 निकालना है 0 से 0, है ना, और
एक्चुअल में 1/4 करते और 1/4 से इसे काटते तो ये आ गया 25 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 25 वोल्ट। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? कहोगे बी राइट रहेगा। क्या रहेगा? बी राइट रहेगा, है ना। सूत्र आपको मैंने बता दिया क्या है, V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2। तो ये सूत्र है, जो जिसका रेशियो जिसका मान पूछ ले सो आप निकाल देना, तो 25 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अगला हम क्वेश्चन आते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है, तो वोल्ट प्रति चक्र क्या होगा? आप पढ़ते होंगे वोल्ट प्रति टर्न या कहते हैं टर्न प्रति वोल्ट हमेशा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बराबर समान होते हैं। तो इनने कहा है कि नीचे कर लें हम थोड़ा सा, तो इनने कहा है कि हमें निकालना वोल्ट प्रति टर्न यानी चक्र, तो 800 क्या है? 800 चक्र है, ठीक है। और वोल्ट कितना है? तो आप कहोगे कि वोल्ट है 100। कितना है? 100। तो जब काटोगे तो 1/8 और 1/8 हल करे तो कोई 0.125। आंसर आपका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा और डी ही आंसर होगा। तो वोल्ट प्रति टर्न या टर्न प्रति वोल्ट आप जानते होंगे, ये ऐसी मैं कल्पना करते तो 25वें का क्या हो जाएगा? डी। विद सॉल्यूशन कितने इजीली तरीके से हम करते जा रहे हैं। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां 25 केवी यानी किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज अनुपात 3300/400 वोल्ट है, प्रथम को द्वितीय की करंट ज्ञात करें। आप एक सूत्र पढ़ते होंगे, पढ़ा भी होगा कि P बराबर होता है VI। बिल्कुल पढ़ा होगा। तो I चाहिए हमें, तो हो जाएगा P/V। बिल्कुल राइट कहा। तो हमें चाहिए प्राइमरी की, तो हम प्राइमरी की निकालें। तो प्राइमरी की निकालने के लिए IP बराबर क्या हो जाएगा? P/VP। ठीक है, VP तो 25,000 यानी कि कितना हमें चाहिए? प्राइमरी की हमें क्या है, यानी प्राइमरी की हमें इनने वोल्टेज दे रखी हमें 3300। तो भैया 25,000 अपॉन कितना? 3300। 2 से 2 जीरो और इस 33 से भाग दोगे तो लगभग 7.58 जो एम्पियर करंट आ रही होगी। ठीक है, अब हम सेकेंडरी की भी ऐसे ही करते हैं कि IS बराबर P/VS। तो हमें कितना है? VS कितना है जल्दी बताइएगा। तो आप 25,000 तो ये रख ही लो और 400 ये रख लो। तो 2 से 2 काटोगे, इससे इसमें भाग दोगे तो लगभग करंट आ रही होगी 62.5 एम्पियर। क्या आ रही होगी? 62.5 एम्पियर करंट आ रही होगी। तो ऑप्शन तय कर लो, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है राइट आंसर। क्या आ रहा है? तो 26वें का ऑप्शन नंबर बी आ गया ना समझ में। बिल्कुल इजीली तरीके से समझते चलिएगा। निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफार्मर की कोर पटलित की जाए? आपको पता होगा कि सूत्र अगर मैं बताऊं, एडी करंट लॉस यानी जैसे हिंदी में कहते हैं भवनांतर धारा हानियां, हम पटलित करते हैं कोर को, कितनी होती? तो 0.35 मिलीमीटर से हम करते हैं 0.5 मिलीमीटर तक हम इसे क्या करते हैं? लेमिनेटेड करते हैं। सूत्र भी पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी, और नहीं पढ़ा है तो आज समझ लो कि WE बराबर VM मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी एंड T। ये जो T है ये लेमिनेशन को डोनेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलते हम 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या रहा है कि एक ट्रांसफार्मर लो हाउस कहाँ होता है, यानी लो हानि क्या होती है? तो याद रखना हमेशा कि कोर में होती है। किस में होती है? जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, कास्ट आयरन नहीं, एक्चुअल में नहीं, हम सिलिकॉन स्टील की बनी रहती, जहाँ पे लो हानियाँ, एडी करंट लॉस, सैथलिक हानियाँ होती, उसी कोर में ये हानि होती है। अगला हम क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको पता होगा कि स्थिर हानियाँ ही कोर में हो रही होती हैं। लो हानि एक स्थिर हानि है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं
29वें की ओर कि शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हास नगण्य माना जाता है। तो जब शून्य लोड हो उस समय नगण्य मतलब का होता है जिसकी गणना ही ना की जाए, वो होता है नगण्य। तो एक्चुअल में जब हम परीक्षण नो लोड पर कर रहे हो तो उस समय हम कॉपर हानि को नगण्य मानते हैं, और जब हम फुल लोड पर परीक्षण कर रहे हो उस समय हम लोह हानि को नगण्य मान लेते हैं। अभी कॉपर हानि को मान लिया, तब उसको मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, सी। अगला चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर ताम्र हानि कहाँ होती, तो भाई सुपर एनेमल्ड वायर या हम कॉपर के वायर की जो हम बाइंडिंग बना रहे हैं, बाइंडिंग में ही ये लॉस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं 31वीं क्वेश्चन की ओर कि एक ट्रांसफॉर्मर में किस दिशा में अधिकतम दक्षता होगी। तो आप जानते हो कि स्थिर हानि अस्थिर हानि या तो बराबर हो जाए, या बोल सकते हो कॉपर लॉस और लो हानि बराबर हो जाए, तो भी क्या हो जाएगी, यही सेम का सेम उठा के आप, सेम नहीं, स्थिर हानि अस्थिर हानि उठा के आप कहाँ रख दोगे, मशीनों में, आप मोटरों में रख दोगे, तो यहाँ वहाँ भी ये अप्लाइड रहेगी। तो क्या हो जाएगा 31 का आपका सी राइट आंसर रहेगा। अगला हम चलते कि एक ट्रांसफॉर्मर में भवनांतर धारा हास को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो मैंने ऊपर सूत्र पढ़ा दिया यहाँ तक कि WE का स्क्वायर F का स्क्वायर इंटू टी। तो पटलित कर रहे हैं जो 0.35 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर हम पटलित कर रहे हैं, वो भवन अंतर। कई बार क्वेश्चन आता है रिपीटेशन, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि पटलित करके। पटलित भी पता चल गया होगा कि कितना कर रहे हैं। आगे चलिए, आगे हम आते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय युग्मन यानी होती कपलिंग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार एसी परिपथ में प्रतिरोध विरोध कर रहा था धारा के प्रभाव में, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस विरोध करता है या प्रतिष्ठम विरोध करता है चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में। तो इसी को हम हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में कहते हैं विमुक्ता, यानी निम्न विमुक्ता का उपयोग करते, ऐसे पदार्थ का उपयोग करके जिसके रिलक्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर हानि दे जाती। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला हम चलते 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा हास यानी लोड के साथ मुख्य रूप से बदलता है। तो हम बोलते हैं कि ताम्र हानि ऐसी हानि है, अस्थिर हानि, अस्थिर मतलब जो बदलती रहे, और सबसे ज़्यादा मशीनों में कौन सी हानि होती, तो ताम्र हानि। P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर इंटू KR होता है। तो ये हानि जो होती है ये सबसे ज़्यादा बदलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ताम्र हानि। और एक मशीनों में लगभग 30 से 40% ये होती, कितनी आप कहोगे, 30 से 40% ये हानि ज़रूर होती है। 35वीं क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर होता है। तो अब ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर एक्चुअल आउटपुट लोड पर निर्भर करता है, यानी सेकेंडरी से जुड़े लोड पर। मोटरों में भी यही करता है। सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में जो इसका पावर फैक्टर निर्भर करता है वो फील्ड एक्साइटिंग कि किस तरीके से दे रहा, ओवर एक्साइटेड कर रहे हो, लेवल एक्साइटेड कर रहे हो, अंडर एक्साइटेड कर रहे हो, उस पे आधार होता है कि पावर फैक्टर कैसा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 35वें का। अगला हम चलते 36वां कि शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट। तो एक्चुअल में जो करंट होता है हमेशा याद रखना वोल्टेज से कम, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट बन जाता है, एल सर्किट बन जाता है। मोटरों में आप देखते हो 90 पश्चगामी रहता है, तो लगभग ये भी 80-85 डिग्री ही पश्चगामी ही रहता है, यानी अनुपयुक्त यानी आरोपित वोल्टेज से। चलते हैं आगे, 36वें का क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन हम आते 37वां के एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्यों देगा, क्या देगा। तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण हम क्यों, तो आपको पता होगा कि हम कौन सी हानियां, तो कहोगे कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं पूर्ण लोड पर। उस समय लो हानियां नगण्य मान ली जाती।
ओपन सर्किट जब हम करते हैं तो उस समय हम नो लोड पर लो हानियां ज्ञात करते हैं और उस समय हम कॉपर हानियां नगण्य मान लेते, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला हम आते हैं 38वां क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर किस में वृद्धि कराता? तो आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर का हम उपयोग ही क्यों कर रहे हैं? वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने। ऊंचाई यानी घटाना, ऊंचाई यानी बढ़ाना, ठीक। स्टेप अप स्टेप डाउन, आप ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो 38 का क्या हो गया? सी। आवृत्ति और पावर को नहीं बदलता है एक ट्रांसफॉर्मर। आ गया लो शब्द ही आ गया अपचाई ट्रांसफॉर्मर में। तो आपको पता होगा कि प्राथमिक में टर्न ज़्यादा होंगे द्वितीयक की अपेक्षा, यानी द्वितीयक चक्र प्राथमिक चक्र से कम होंगे। बिल्कुल राइट बात है। द्वितीयक शक्ति प्राथमिक से कम होगी, ये शक्ति को नहीं बदलता। फेज शिफ्ट 180 नहीं। द्वितीयक करंट हमेशा प्राथमिक करंट से अधिक होगा क्योंकि वोल्टेज घटाया धारा बढ़ गई। तो ये भी सही हो गया, यानी आपको बोनस ये भी मिल सकता है। क्या हो सकता है? आपको बोनस ये भी मिल सकता है क्योंकि टर्नों का प्रभाव, मगर मेन जो मुद्दा आता है वो टर्नों से होता है ना। ऑप्शन नंबर वैसे तो ए ही होगा। तो 39 का क्या हो गया? ए। हम आते 40 के और उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में कितनी बार मैंने पढ़ाया कि फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है। अगला आते हैं हम 41वें क्वेश्चन की ओर कि एक ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्यों किया जाता है? तो हमने अभी पढ़ाया कि कोर हानियों को करने के लिए, शॉर्ट सर्किट परीक्षण ताम्र हानियों को ज्ञात करने के लिए। जैसे पिटे क्वेश्चन आते जा रहे तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा कि आप कहोगे कि टाइम नहीं दिया। एक ट्रांसफॉर्मर में, अगला आते 42वां क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में रिसीव प्रभाव यानी जो रिसीव निम्न पर निर्भर कराता है। क्या कराता है? तो एक्चुअल में सेकेंडरी बाइंडिंग पर कितना लोड है, वो कितनी खींच रही है, वो रिसीव हो रहा है। तो लोड करंट पर निर्भर करेगा कि कितना है और वो करंट कितनी खींच रही है। ये अपने आप में एक हमें टास्क बन जाएगा और उसी पे ये लीकेज प्रभाव जो होगा वो निर्भर करेगा। आते 43वें क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा ट्रांसफार्मर में एक नियत परीक्षण नहीं होता? नियमित मतलब हम रोटेशन में अपने रोज नहीं करें। जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, जो रूटीन होता है वो करते हैं। ऐसे एक ट्रांसफार्मर में हम रोज के रोज क्या नहीं करते हैं, है ना? क्या नहीं करते? तो आपको पता होगा कि रेडियो इंटरफ्रेक्शन परीक्षण नहीं करते। पोलैरिटी टेस्ट मतलब ये नहीं कर रहे प्लस माइनस आर बाई बी का परीक्षण। कोर इंसुलेशन मेगर से माप रहे हैं। इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा क्या है, इन सब का परीक्षण हम करते रहते हैं, मगर रेडियो इंटरफेरेंस का परीक्षण हम नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला हम चलते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो, यानी पीक वोल्टेज प्राथमिक को हम दे देते हैं, तो एक्चुअल में हमारा उद्देश्य ये होता है कि लो हास को हम कम करा लें, प्राथमिक से ही ये हम चीज़ को अपना लें। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। आते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य है? तो ट्रांसफार्मर में हम खनिज तेल भरते हैं, सिंथेटिक तेल भरते हैं, जिसका फ्लैशिंग पॉइंट 140 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतने पे ये हो जाएगा। तो एक्चुअल में दो उद्देश्य होते हैं। एक तो इसका जो तेल भरा है ना, इसका इंसुलेशन प्रतिरोध भी बहुत उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो उद्देश्य होता है कि इंसुलेशन का काम करे दोनों बाइंडिंगों में। दूसरी बात, उन्हें कूलिंग रखे यानी शीतलन रखे। अगला हम क्वेश्चन आते हैं कौन सा? तो कहोगे 46वें क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्कोज रिले का उपयोग किस पर किया जाता है? तो एक्चुअल में आपको पता होगा कि ये आंतरिक दोषों से शॉर्ट सर्किट हो गया और ये एक सर्किट ब्रेकर की भांति कार्य करती है। तो जो हमारे तेल ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑयल ट्रांसफार्मर में, उसमें उपयोग की जाती है ना। ऑप्शन नंबर बी। तो 46 का क्या हो जाएगा? बी। एक सर्किट ब्रेकर की भांति काम कर रही है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन आते हैं कि एक वितरण ट्रांसफार्मर में समानता है। एक वितरण ट्रांसफार्मर की जो पूर्ण लोड दक्षता होती है वो 50 से 60% होती है। कितनी होती है? 50 से 60% होती है। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है।
ये जो होती है वो हम कोर हाश और ताम्र हाश से कम होता है, यानी जो हमारी लो हानियां हैं कोर में होने वाली वो बाइंडिंग में, यानी एक्चुअल में कॉपर लॉस की तो हम वैसे तुलना ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत उच्च हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तो कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा कि कोर हाश ताम्र हाश से वैसे तो कोर हानि कमी होती है। आगे चलते हम 48 की ओर। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल्कोज रिले ट्रांसफार्मर में कार्य करेगी जब, तो आपको बताया मैंने अभी कि इंटरनल जो फॉल्ट्स होते हैं उनसे बचने के लिए हम स्कोर करते हैं, यानी बड़ा आंतरिक जब दोष हो जाते हैं कि ज़्यादा बाइंडिंग में हीट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस समय ये कनेक्शन तोड़ देती है बल्कोज रिले। वायु चलित यानी गैस चलित दाब चलित रिले है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनियमन कब होगा, यानी एक शून्य वोल्टेज पर वोल्टेज रेगुलेशन जानते होंगे आप परसेंटेज में कि वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100। तो ये कम से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कम से कम से कम से कम होना चाहिए, ये बात याद रख लो क्योंकि ये बहुत करता है परेशान। तो एक्चुअल में ये कब होगा, तो ये होगा लीडिंग पावर फैक्टर पे। आपको मैंने बताया ना कि क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो 49 का क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आते हैं, हम 50 कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आपको पता है होगा कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें जो अनुपात है यानी परिवर्तन का अनुपात, मतलब N2/N1 का ये अनुपात कम हो, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग एक ही होती है, चुंबकीय मार्ग एक ही चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। किसका, 50 का क्या आ जाएगा, डी। तो आप चलते आगे। आगे कह रहा है यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बनी है तो, तांबे से बनी है तो यानी कोर को यदि हम तांबे से बना देते हैं तो क्या हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज याद रखो कि हम लेमिनेटेड बना रहे हैं तो उस समय निर्भर नहीं कर रहा है कि आप किस पदार्थ से बना है, वो तो हम लेमिनेटेड बना रहे हैं। निर्भर करता है कि सूत्र अगर लिखोगे डब्ल्यू नीटा बराबर VM 1.6 F इंटू टी, कि पदार्थ किससे बना है, और ये होता है सूत्र किसके लिए, हिस्टैरिसीस लॉस के लिए, जो लोह हानि के अंतर्गत ही आती है। तो एक्चुअल में इससे सेथ जो हमारी कौन सी हानि होगी, हमारी सेथिल्स हानि होगी, यानी हिस्टैरिसीस लॉस होगा, ये बढ़ जाएगा, यानी 50 का क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। लोड अवस्था में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा होती है, बैक टू बैक ट्रांसफार्मर। एक्चुअल में ये बैक टू बैक एक से मान के ढूंढे जाते हैं, ये आप डीसी मोटरों में पढ़ते हैं, वहाँ भी ये टेस्ट किया जाता है ना। तो वहाँ पे यानी एक मोटर ले लेते हैं, एक जनरेटर ले लेते हैं, और दोनों एक को पहले हम चलाने के लिए तो वो उसको यांत्रिक, वो उसको विद्युत ऊर्जा देता रहता। तो 52 का क्या हो गया, ए हो गया, बैक टू बैक परीक्षण। चलते आगे हम 53। यदि एक ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बनी है और कॉइल स्टील तार से बनी है तो क्या होगा, तो हमने बताया कि ताम्र हानि तो बढ़ जाएगी भाई साहब, क्या होगी, ताम्र हानि